एक समय की बात है। एक देश में एक राजा रहता था जिसकी 1600 रानियां थी, पर उनसे उसका केवल एक ही बेटा था। उसका वो बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे का विवाह किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। संयोग से एक और राजा था। उसकी भी 1600 रानियां थीं और एक बेटी थी। वो राजकुमारी भी राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा का भी उतना ही सम्मान था जितना इसका, जिस राजा के पास लड़का था। उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। राजा उससे बहुत सारे विषयों में परामर्श लिया करता था और उसका परामर्श वो मानता भी था। बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं में वो उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उसे जाने के लिए कहा और वैसे ही पुत्रवधू खोजने के लिए कहा जैसी वो अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता सहमत हो गया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वो वहां से उड़ चला। वो एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी वर्षा हो रही थी, इसलिए उसको एक वन में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला वृक्ष मिल गया जहां उसको लगा कि वो स्थान उसके विश्राम के लिए ठीक रहेगा। जैसे ही वो उसके भीतर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक स्वर आया, तुम भीतर मत आना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। आज तोता वृक्ष की जड़ के पास उग रही एक शाखा पर जाकर बैठ गया और वर्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वो कहाँ जा रहा था। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, उनकी ये भेंट बहुत अच्छी रही। मैना उस राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की अकेली संतान थी, बहुत सुंदर राजकुमार की खोज में थी। इस राजा की भी 1600 रानियां थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वो राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी का विवाह होना चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। आत वे दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक सेवक ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वो बहुत विश्वास करता था, वो तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा की आज्ञा को तो पूरी तरह भूल ही गई है। जब राजा ने ये सुना तो उसने दोनों पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया। महल के सेवक मैना से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ आभास हो गया था। आत वो ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का निर्दयी आदेश सुन लिया था। वो तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाकर हमको मारने का आदेश दे दिया है। इससे पहले कि राजा के बाण हमको मारें, चलो हम यहां से दूर भाग चलें। और वे दोनों वहां से दूर उड़ गए। राजा के सेवक उनको मारने गए तो बहुत देर तक खोजने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को ये सांत्वना देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि उन पक्षियों को राजकीय आदेश का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक प्रतीक्षा की ताकि लोग उस बात को भूल जाए। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके निष्ठावान हैं। वे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी प्रतिष्ठा वाले उन राजाओं के सेवक हैं जो बुद्धिमान भी हैं और धनी भी। दोनों राजाओं की 1600 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने यद्यपि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों का एक दूसरे के बच्चों से विवाह करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही पुत्रवधू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के सेवक हैं। ईश्वर की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक वन में मिले थे और अब ये शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। ये कहकर तोते ने अपना पैर राजा की ओर बढ़ा दिया जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वो सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। पहले तो उसको पक्षियों पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों की एक जैसी बात देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने चित्र लेकर अपने राजकीय अंतःपुर में भेज दिया और अपनी 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस चित्र को देखकर बताएं कि वो अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर चित्र वापस नहीं आया। राजकुमारी को तो वो चित्र इतना पसंद आया कि वो उसको अपने हाथ में ही लिए रहती। कुछ दिन बाद अंतःपुर से उत्तर आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है। अब उसका विवाह शीघ्र ही हो जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही है। जैसे ही ये उत्तर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने स्वामी से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के भीतर विवाह के लिए यहां आ जाए। तोते ने सम्मान के साथ राजा को झुककर प्रणाम किया और अपने देश उड़ गया।
अपने देश पहुंचकर उसने अपनी यात्रा की सफलता के बारे में राजा को बताया। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही इस भव्य अवसर को भव्य रीति से मनाने का आदेश दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे बहुमूल्य और उत्तम वस्त्र बनवाए गए। घोड़ों के लिए बहुत भव्य काठी बनवाई गई। सैनिकों की भी नई और उत्तम वेशभूषा बनवाई गई। बहुत प्रकार के उपहार जैसे अमूल्य रत्न, उत्तम वस्त्र, कठिनाई से मिलने वाले फल, बहुमूल्य मसाले और उत्तम प्रकार के सुगंधित द्रव्य एकत्र किए गए। हर वस्तु को स्मरण करके एकत्र किया गया। महीने शीघ्र ही बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर शोक की बात है कि विवाह के कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता रोगी हुए और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। राजकुमार को अपना जाना स्थगित करना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता का अनादर दिखाता था। उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु के शोक का समय बीता, वो वहां से चल दिया। तोते ने उसको मार्ग दिखाया। राजकुमारी का देश कोई बहुत दूर नहीं था। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने पड़ाव महल के पास वाले उद्यान में डाल दिए। यदि राजकुमार उस उद्यान में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस निष्ठावान पक्षी को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वो कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की ओर फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह संकट आया, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह उससे करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। उद्यान में पड़ाव डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर भ्रमण के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि संयोग से वो उसी मार्ग से गुजरी जिस मार्ग पर वो उद्यान था। उसने उद्यान पर दृष्टि डाली तो वहां राजकुमार को देखा तो वो उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रियतम मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। संध्या को भोजन के समय उसने अपने भोजन में से आधा भोजन खाया और बचा हुआ आधा भोजन राजकुमार के चित्र के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी परिचारिका से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और यदि वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली डाल दे। परिचारिका ने वैसा ही किया। राजकुमार ने भोजन नहीं खाया तो परिचारिका ने उसको भोजन की थाली में उंगली डालने के लिए कहा। जब उसने थाली में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे, एक पत्र राजकुमारी के नाम लिखा और उसे परिचारिका को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने वेग पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, मुद्राओं से भरा एक थैला लिया और उस उद्यान की ओर चल दी जहां राजकुमार रुका हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर विस्मय में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम विस्मय में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता तुमसे मेरे विवाह की अनुमति नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अतः दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की ओर चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफी तीव्र गति से चले, पर फिर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। अगले दिन प्रातः नवीन ऊर्जा के साथ वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़े पर सवार 7 डाकू मिल गए। राजकुमार बोला, चलो हम तीव्रता से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। अतः दोनों ने अपने अपने घोड़ों को संकेत किया और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी में चतुर थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे, अतः वे भी उनके पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई लाभ नहीं है, वे हमारे निकट ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? राजकुमारी बोली, तब हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। कहकर वह अपनी काठी पर बैठी बैठी पीछे की ओर मुड़ गई और एक बाण उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उसने 7 बाण चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। प्रसन्नतापूर्वक वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ चले। उस रात वे विश्राम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक दानव रहता था। दानव के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक सरोवर के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो दानव ने अपने बेटे से कहा, तुम शीघ्र से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी घोड़े तथा धन को यहां ले आओ। बेटा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अब उसको रक्त पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम समाप्त किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों ओर देखा तो उसको अपना प्रियतम मृत पड़ा दिखाई दिया और एक कुरूप आधा मनुष्य उसकी देह के पास खड़ा था। ये सब देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने इसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे विवाह कर लो, पर पहले इस मृत शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहां से जाएंगे। तुरंत ही एक समाधि खोदी गई। उस आधे मनुष्य ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। दानव के बेटे ने समाधि और चौड़ी और गहरी खोद दी।
जब वह ये कर रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना प्रतिशोध लेने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसका प्रियतम तो मर चुका था। उसने उसकी देह ली और उसको सरोवर के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। ये उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहां बैठी रो रही थी तो संयोग से वहां से एक ऋषि की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात थी, वह क्यों रो रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार की देह की ओर संकेत करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धैर्य रखो, संभवतः मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यही प्रतीक्षा करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूं। कहकर वह वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा वृत्तांत बताया और उससे राजकुमार को जीवित कर देने की प्रार्थना की। ऋषि बोले, शोक है, वह स्थान तो दुष्ट स्त्री और उसके भयानक बेटे का है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूं और उसको सांत्वना देने के लिए राजकुमार को जीवित करता हूं। ऋषि तुरंत ही राजकुमारी के पास गए तो वह तो सहायता की प्रतीक्षा ही कर रही थी, जो ऋषि की पत्नी उससे वचन देकर गई थी। ऋषि बोले, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की देह का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो देह जीवित हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर होंठ खोले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे ना रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और प्रसन्नता के मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही प्रसन्नता का अवसर था, यहां तक कि उस ऋषि के लिए भी जिसने उसको जीवित किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरे स्थान चले गए। यहां राजकुमारी का जीवन बहुत बड़े संकट में था। इस स्थान पर एक मायाविनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे विवाह करना चाहा। इसके लिए उसने एक युक्ति सूझी। उसने अपनी माता से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। मायाविनी ने उनको अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कक्ष देख रहा था तो मायाविनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वो भैंसा मायाविनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जहां वह जाती वहां उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि संभवतः उसका वध हो गया है। जब वह और न सह सकी तो उसने एक पुरुष का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई कार्य मांगा। राजा उसकी आकृति और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ तो उसने उसको अपना नगर रक्षक नियुक्त कर लिया। इस नगर रक्षक को बहुत सारे घरों के बहुत सारे रहस्य ज्ञात थे। उसके नीचे बहुत तीव्र और कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत तत्पर सैनिक कार्य करते थे। नगर रक्षक को केवल मनुष्य की लंबाई और उसकी आकृति बतानी होती थी और उसको उसे खोजने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता जब तक कि वह मनुष्य मिलता। पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता न चल सका। यद्यपि उसको यह पता चल गया था कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक मायाविनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहां उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा, पर उसको यह पता न चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था। और उस मायाविनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे उस नगर रक्षक और मायाविनी की बेटी में मित्रता बढ़ती गई। मायाविनी की बेटी ने सोचा कि ये नगर रक्षक वास्तव में पुरुष था, जबकि वह तो पुरुष के वेश में राजकुमारी थी। वह नगर रक्षक को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंट दी। इन भेंटों में एक ऐसा वस्त्र भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने ये वस्त्र लाकर अपनी एक खिड़की में टांग लिया। अभी हम देखेंगे कि ये वस्त्र राजकुमारी के भविष्य के लिए क्या करने वाला है। एक प्रातः महल का एक सेवक उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें नगर रक्षक ने ये वस्त्र टांग रखा था। वो सेवक उस वस्त्र के रंग और उसकी बनावट देखकर चकित रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर वस्त्र को देखने की इच्छा हो आई। अतएव उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस नगर रक्षक को बुलाएं और उसमें से कुछ वस्त्र उसके लिए मंगवा कर दें। राजा ने ऐसा ही किया तो नगर रक्षक ने उसको वह सारा का सारा वस्त्र ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह नगर रक्षक से कहे कि वह उसको वैसा ही वस्त्र और ला कर दे। जब राजा ने रानी की आज्ञा नगर रक्षक को सुनाई तो उसने कहा कि यह कार्य थोड़ा कठिन है, पर वह अपना पूरा प्रयास करेगा। राजा के महल से वह सीधे मायाविनी के घर गया और उससे वैसा ही वस्त्र और मांगा। मायाविनी ने कहा कि खेद है,
वह इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी मायावी है। बहुत दिनों पहले वो किसी दूर देश चला गया था, उसी ने उसको ये वस्त्र भेजा था। नगर रक्षक ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह वैसा ही वस्त्र और भेज दे। मायाविनी ने कहा कि वह ये नहीं कर सकती, क्योंकि जहां वह गया है वहां के सारे मनुष्यों को उसने खा लिया है और अब वहां उसके और सिन्हों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता। इन सिन्हों को भी वह एक प्रकार की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है, यद्यपि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहां जाता है, कोई भी सिंह या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी शिला के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहां कई लोगों के प्राण जा चुके हैं। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहां भेज सकती हूं? ऐसे संकट वाले कार्य के लिए मैं वहां किसी को नहीं भेज सकती। नगर रक्षक बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस ये बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं वहां जाऊंगा और उससे वस्त्र लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरे प्राण ले लेगा। जब तक कि मैं वह वस्त्र लेकर नहीं आता, मैं तो यहां भी सुरक्षित नहीं हूं। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूंगा और वस्त्र लेकर आऊंगा। मायाविनी बोली, ठहरो, यदि तुम्हारी यह अवस्था है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा पात्र है जिससे मेरे भाई का जीवन बंधा है। जब तक ये पात्र मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही ये पात्र टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी के कारण इस पात्र को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्रेम करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह पात्र भूमि पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निर्भय होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहां के सिन्हा अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर अब वे हर उस मनुष्य को नहीं खाएंगे जो वहां जाएगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। मायाविनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि ये नगर रक्षक राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सैनिक लिए, राजा से जाने की अनुमति मांगी और अपने कार्य पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही मायावी का घर खोजा, जो उसे शीघ्र ही मिल गया। उसके घर में वैसे वस्त्रों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त वहां और भी बहुत सारा धन था। राजकुमारी ने उसका वह सारा वस्त्र और धन लिया और राजा के महल की ओर लौट चली। राजा उसके इस कार्य से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्ष बीत गए, राजा मर गया। अब वो नगर रक्षक उस राज्य पर शासन कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था, तो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सारे भैंसे एक स्थान पर आकर एकत्र हुए। राजकुमारी ने स्वयं उन सब की जांच की। वह उसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया और न उसको पहचाना। फिर उसने पुलिस को आदेश दिया कि वे लोग सब स्थान पर जाकर देखें कि किसने उसकी आज्ञा नहीं मानी। पुलिस के कुछ पुरुष मायाविनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। मायाविनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। पुलिस ने उसको छोड़ा ही नहीं। वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर मायाविनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़ कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि देखो, भैंसे की रस्सी तो अचानक टूट गई और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, निश्चय ही यह मायाविनी तो बहुत ही तुच्छ स्त्री है। इसको इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल प्रातः इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। अब आगे की कथा तो पूर्णतः स्पष्ट है। राजा अर्थात राजकुमारी ने अपनी वास्तविकता राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी प्रजा को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को खोजना था। मेरा उद्देश्य अब पूर्ण हो गया। इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी स्वीकार कर लिया और फिर सब प्रसन्नतापूर्वक रहे।